हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रैंक की जो डेफिनेशन है और उससे रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट प्रॉपर्टीज़ से बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसलिए हम जितनी भी प्रॉपर्टीज़ रैंक से रिलेटेड होंगी वो सब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्मॉल आर। रैंक को हम किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल आर से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है। इफ़ कब कहेंगे रैंक? ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स की रैंक क्या होगी? अगर किसी भी मैट्रिक्स के अंदर कम से कम एक माइनर हो जो कि नॉन ज़ीरो हो और ऑर्डर आर का हो। क्या हो? एक माइनर हो जो कि नॉन ज़ीरो हो और ऑर्डर आर का हो। तो उस जितने ऑर्डर का आपको माइनर मिलता है वही क्या होती है? उसकी रैंक होती है। एवरी माइनर ऑफ ए ऑफ ऑर्डर हायर देन स्मॉल आर इज़ ज़ीरो। स्मॉल आर से ज़्यादा जितने भी ऑर्डर का आप माइनर बनाओगे वो क्या मिलेगा? हमेशा ज़ीरो ही मिलेगा। ठीक है। अब इस डेफिनेशन जो आपने लाइंस पढ़ी उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये, जैसे आपने कोई भी मैट्रिक्स ये ली, ठीक है, एक मैट्रिक्स है, आपने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड किया। तो डिटर्मिनेंट जैसे ही आपने जो ये 3x3 की मैट्रिक्स थी, कितने ऑर्डर की थी? 3x3 की थी। तो इसका जो सबसे बड़ा माइनर होगा वो 3x3 का ही आएगा। सबसे बड़ा माइनर इसका डिटर्मिनेंट ही तो होगी। ये एक मैट्रिक्स थी, हमने क्या किया इसके अंदर सबसे पहले क्या करते हैं, माइनर मेथड की पूरी वीडियो देखना, अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है। सबसे पहले सबसे बड़ा इसका जो माइनर होगा वो हम निकालेंगे। इसका जो सबसे बड़ा माइनर है वो इसकी डिटर्मिनेंट ही होगी। ये चीज़ मैंने बहुत जगह समझाने की कोशिश की है। किसी भी मैट्रिक्स का जब हम सबसे बड़ा माइनर निकालते हैं वो क्या आएगी? उसका डिटर्मिनेंट ही आएगी, अगर वो 3x3 की मैट्रिक्स होगी तो। स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ये बात, ठीक है। तो हमने इसका क्या किया? डिटर्मिनेंट निकाल दिया, या फिर हमने इसका सबसे बड़ा माइनर निकाल दिया। सबसे बड़ा माइनर निकालने के बाद सबसे बड़ा माइनर हमने ये निकाल दिया, कितना आया? 0 आया। ठीक है। तो यानी इसकी रैंक अब 3 तो होगी नहीं, इसकी रैंक क्या होगी? इससे कम होगी। तो हमने क्या किया? 2x2 का सबसे पहला माइनर ये उठा लिया। ठीक है। सबसे पहला माइनर जैसे ही हमने सॉल्व किया, ये आ गया नॉन ज़ीरो। तो 2x2 का हमने निकाला ही माइनर, ये हमारा नॉन ज़ीरो आ गया। इसकी वैल्यू कैसी आई? नॉन ज़ीरो आई, मतलब ज़ीरो नहीं आई। तो इसका मतलब इसकी जो रैंक होगी वो 2 हो जाएगी, 3 नहीं होगी। ठीक है। तो वही इसमें यहाँ पर डेफिनेशन में ऊपर कहा गया है कि अगर उसके अंदर कोई भी एक नॉन ज़ीरो माइनर मिल जाए जिसका ऑर्डर जितना होगा उतनी ही उसकी रैंक होगी। तो हमने क्या किया? इसके पहले सबसे बड़ा माइनर निकाला, सबसे बड़ा माइनर 0 आया। फिर हमने इसके बाद इससे 3 से छोटा एक माइनर निकाला, वो हमारा क्या आ गया है? नॉन ज़ीरो आ गया। तो इसका मतलब इसकी रैंक कितनी हो जाएगी? 2 ही हो जाएगी, क्योंकि 2 ऑर्डर का हमने एक नॉन ज़ीरो माइनर निकाल दिया। ठीक है। तो इसकी रैंक 2 ही हो जाएगी। उसके बाद इसने कहा है कि जितनी भी उसकी रैंक होगी उससे ज़्यादा ऑर्डर का आप जो भी माइनर निकालोगे वो 0 आएगा। तो इसकी रैंक कितनी आई है? 2। 2 से ज़्यादा ऑर्डर का हमने माइनर निकाला 3। 3x3 का जैसे ही हमने माइनर निकाला वो क्या आ गया? 0। आपको कहा है कि रैंक ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स ए बी, मतलब ए एक मैट्रिक्स थी, बी एक दूसरी मैट्रिक्स थी, दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद ए बी एक मैट्रिक्स मिली है। इसकी जो रैंक होगी, ए और बी दोनों में से किसी से भी कम इसकी मैट्रिक्स की रैंक हो सकती है। ठीक है। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है ये। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग टू एवरी मैट्रिक्स ए ऑफ रैंक आर, एक मैट्रिक्स है उसकी रैंक आर है, तो उसके लिए एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पी और क्यू एग्जिस्ट करती हैं, इसकी रैंक आर है। अब इस मैट्रिक्स के लिए पी और क्यू दो मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेंगी इस तरीके से कि पी ए क्यू आप करोगे तो आपको क्या मिलता है? एक आइडेंटिटी मिल जाएगी। वो आइडेंटिटी जो होगी उसका जो ऑर्डर होगा वो यहाँ पर आर से शो किया हुआ है, और इधर कॉलम और इधर रो 0 से बनाया हुआ है। मतलब यहाँ पर एक मैट्रिक्स आएगी जो क्या होगी? आर ऑर्डर की होगी। ठीक है। जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो देख लेते हैं कि एवरी आर प्लस 1th ऑर्डर माइनर ऑफ मैट्रिक्स इज 0। क्या कहा है? वही कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर आर है, अगर किसी भी मैट्रिक्स की रैंक आर है तो आर से ज़्यादा आप कितने भी ऑर्डर का मैट्रिक्स का माइनर निकालो वो हमेशा 0 आएगा। किसी की रैंक अगर आर है उससे ज़्यादा ऑर्डर का आर से, अगर किसी की रैंक 2 है तो 2 से ज़्यादा ऑर्डर के जितने भी आप माइनर बनाओगे वो हमेशा 0 ही मिलेंगे। ठीक है। यही इसमें बोला है। ठीक है। तो इसने कहा है कि एवरी आर प्लस 1 ऑर्डर माइनर ऑफ द मैट्रिक्स 0। तो वही चीज़ बोल रखी है कि अगर किसी मैट्रिक्स की, इसने जो पूरे में कहा है यही बोला है कि अगर किसी मैट्रिक्स की रैंक आर है, 2 रैंक है, तो 2 + 1 करोगे तो आपको मिलेगा 3। तो 3 ऑर्डर का जो भी माइनर निकालोगे उसकी रैंक क्या है? उसका जो माइनर आएगा वो क्या होगा? 0 होगा। ठीक है। 2 रैंक है, उससे बड़ा हमने सिर्फ 1 किया, 2 + 1 किया, 3 ऑर्डर का जो भी माइनर निकालोगे उसका क्या आएगा? माइनर की वैल्यू 0 मिलेगी। अब
इस 2+1 से भी ज़्यादा आप कितने भी ऑर्डर का माइनर निकालो वो भी आपको हमेशा क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा, ठीक है। और जो रैंक हो जाएगी मैट्रिक्स की वो क्या हो जाएगी, आपकी R हो जाएगी, ठीक है। रैंक ऑफ नल मैट्रिक्स इज डिफाइंड एज 0, यहाँ पे लेस देन मत लिखना, रैंक जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, R हो जाएगी। अगर उसमें +1 करने के बाद आपको 0 मिल रहा है माइनर, और उसके बाद हायर ऑर्डर का भी आप लेते हो तो वो भी आपको 0 मिलता है, तो ठीक है। रैंक ऑफ नल मैट्रिक्स हमेशा 0 होती है। यूनिट मैट्रिक्स की अगर आप रैंक निकालोगे तो जितने ऑर्डर का आपको आइडेंटिटी मिलेगा उतना ही आपका क्या होगा, रैंक होगा। अगर 2x2 की आइडेंटिटी है तो रैंक 2 होगा, 3x3 की है आइडेंटिटी तो 3 होगा, ठीक है, 1 नहीं होगा। रैंक ऑफ n×n नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर का मतलब क्या हो गया कि हमने क्या निकाल दी, डिटर्मिनेंट निकाल दी। नॉन सिंगुलर का मतलब क्या होता है, डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होनी चाहिए। तो हमने कोई भी मैट्रिक्स n×n की ली, जैसे हमने 3x3 की ली है कोई भी मैट्रिक्स, उसका हम डिटर्मिनेंट निकाल देते हैं, तो वो अगर नॉन जीरो आता है तो मतलब उसकी रैंक क्या हो जाएगी, 3 ही हो जाएगी, है ना। जैसे मैंने अभी बताया कि हम कोई भी मैट्रिक्स लेते हैं जो 3x3 की है और उसकी डिटर्मिनेंट निकालते हैं, तो 3x3 में सबसे बड़ा माइनर तो तीन ऑर्डर का ही होगा, तो अगर ये नॉन जीरो आता है उसकी रैंक 3 हो जाएगी। तो वही काम है, अगर n×n का आप कोई भी मैट्रिक्स लेते हो और वो जो मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर आती है तो उसका जो रैंक होगी वो n ही हो जाती है, और अगर वो सिंगुलर हो जाती है तो उसकी जो रैंक होगी वो हमेशा n से कम ही होगी। रैंक जो होगी n से कम तब होगी जब वो नॉन सिंगुलर हो जाएगी, क्योंकि जो सबसे बड़ा ऑर्डर का आप माइनर निकालोगे वो तो उसका 0 आ जाता है, 0 आ जाता है, तो शायद तो उससे जो छोटे छोटे n से कम ऑर्डर के जो भी आप माइनर निकालोगे शायद उसमें से कोई भी आपको नॉन जीरो मिल जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट में वही कहा है, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स इज सेम एज अ नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रो वेक्टर्स इन मैट्रिक्स और नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम वेक्टर ऑफ मैट्रिक्स। ये लीनियरली इंडिपेंडेंट जब हम पढ़ेंगे तो उसमें अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा कि जो रैंक होती है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट रो वेक्टर्स के, जितने भी लीनियरली इंडिपेंडेंट रो वेक्टर्स होंगे उसके बराबर होती है, जितने भी लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम वेक्टर्स होते हैं उसके बराबर होती है, ठीक है। रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स डज नॉट चेंज बाय प्री मल्टीप्लिकेशन और पोस्ट मल्टीप्लिकेशन विद एनी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इसने कहा है कि ए मैट्रिक्स है, इसकी रैंक आई 3, मैंने क्या किया, दूसरी मैट्रिक्स से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, चाहे शुरू में मल्टीप्लाई करूँ चाहे बाद में मल्टीप्लाई करूँ, इसकी रैंक 3 ही आएगी, बट कब, जब पी जो है वो नॉन सिंगुलर होनी चाहिए तब, ठीक है। अगर सिंगुलर है तो नहीं बोल सकते, ठीक है। तो वही इसमें कह रखा है। नेक्स्ट पॉइंट है 8 नंबर पॉइंट, रैंक ऑफ a प्लस बी लेस देन इक्वल्स टू रैंक ऑफ a प्लस रैंक ऑफ b, ठीक है। अगर आप दो मैट्रिक्स को ऐड करते हो तो उसकी रैंक हमेशा कम होगी और बराबर भी हो सकती है जितनी दोनों की अलग अलग मैट्रिक्स की रैंक थी उनको ऐड करके जो आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको कहा है कि ए बी आर मैट्रिक्स इज सच दैट द मल्टीप्लिकेशन ए बी इज कन्फर्मेबल। रैंक ऑफ ए बी, देखो ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा याद रखना कि किन्हीं भी दो मैट्रिक्स की अगर आप मल्टीप्लाई करते हो उसके बाद उन दोनों मैट्रिक्स की जो आपको रैंक निकालनी है वो हमेशा कम होगी, पहली मैट्रिक्स की जो रैंक होगी और दूसरी मैट्रिक्स की जो रैंक होगी इन दोनों से में जो कम होगी उसके बराबर होती है। देखो क्या है, मतलब ए मैट्रिक्स है उसकी रैंक 2 है, बी मैट्रिक्स है उसकी रैंक हमने 3 मान ली, ठीक है। अब हम ए बी की रैंक निकालना चाहते हैं तो ए बी की जो रैंक होगी वो मिनिमम होगी 2 और 3 में से, 2 और 3 में मिनिमम क्या है, 2 है, तो ए बी की रैंक 2 होगी, ये चीज़ इसने कहा है, ठीक है। नेक्स्ट कहा है ए बी एनी मैट्रिक्स, ठीक है, कोई मैट्रिक्स है, रैंक ऑफ ए हमेशा उसके ट्रांसपोज के बराबर होती है। अगर ए ट्रांसपोज का रैंक निकालना चाहते हो तो ए के रैंक की ही बराबर होगी। इसी तरीके से आप ए थीटा यानी कॉन्जुगेट और ट्रांसपोज दोनों इकट्ठा करते हैं तब बोलते हैं ए थीटा, मतलब थीटा किसको डिनोट कर रहा है, कॉन्जुगेट और ट्रांसपोज दोनों को डिनोट कर रहा है। तो रैंक ए की जितनी है उतनी उसके कॉन्जुगेट ट्रांसपोज की भी रैंक होती है, या कॉन्जुगेट ट्रांसपोज से आप मल्टीप्लाई कर देते हो मैट्रिक्स को, उसके बाद जो रैंक मिलती है वो भी उसकी रैंक के बराबर ही होती है, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको करा दी। हाँ, ये क्या है, ए इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m×n, कोई मैट्रिक्स है जिसका m×n का ऑर्डर है। मान लिया हमने कोई भी मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर जो है 3×4 का है, ठीक है। तो इसकी जो रैंक होगी वो मिनिमम होगी 3 और 4 में से, मतलब इसकी रैंक 3 हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 3 से कम भी हो सकती है, लेकिन जो बड़ा नंबर होता है वो कभी नहीं होगा, ठीक है। यही इसने कहा है। पॉइंट नंबर 13 आपके लिए नहीं है, इसमें मुझे मतलब मैं इसके लिए कंफर्म नहीं हूँ, तो पॉइंट नंबर 13 मैं नहीं बता रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो रैंक ऑफ स्क्यू मैट्रिक्स हम कभी भी 1 नहीं हो सकती, ये आप हमेशा याद रखना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 13 को अभी मैं नहीं बता रही हूँ क्योंकि मैं इस पॉइंट के लिए कंफर्म नहीं हूँ, ठीक है।
तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं। और प्रीवियस वीडियोस आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हो। ट्रिग्नोमेट्री की बीएससी का जितना भी पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। 11th-12th का मैंने नहीं पढ़ाया अभी। बीएससी का जो भी पार्ट है वो ट्रिग्नोमेट्री का कंप्लीट है। जो जिस टाइप के क्वेश्चंस बनने चाहिए वो थ्योरी उसमें पढ़ा रखी है। बाकी जो आगे का पोर्शन है उसमें बहुत ज़्यादा लेंदी है तो वो मैंने नहीं पढ़ाया है, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री की आप बीएससी की वीडियोस देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाकर।